everyone. Myself, Dr. Swati Vyas, welcomes you all to TPC Ayurveda classes. TPC मतलब Theoretical, Practical and Clinical Aspects about Ayurveda. इस TPC क्लासेस में अभी हम चरक संहिता के सारे अध्यायों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चरक संहिता कौन सी पुस्तक से आप रेफर कर सकते हैं। वर्तमान में इस समय 3 लेखकों की पुस्तक है जो छात्र ज़्यादा पढ़ते हैं। उसमें से सबसे पहली ये आचार्य विद्याधर शुक्ल और रविदत्त त्रिपाठी जी की लिखी हुई पुस्तक है जिसका नाम वैद्य मनोरमा ये चल रही है। ये फर्स्ट प्रोफ के स्टूडेंट्स के लिए एकदम सरल, सुबोध और सुगम्य भाषा में लिखी हुई है। इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद ये ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की है। ये पुस्तक तब की है जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, इससे हम लोग पढ़े हैं, तो ये भी आप रेफ़र कर सकते हैं। इसमें बहुत विस्तृत और विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की ये पुस्तक भी छात्रों में काफ़ी लोकप्रिय है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा अभी चल रही है, जिसको छात्र सबसे ज़्यादा रेफ़र करते हैं, ये है काशीनाथ शास्त्री जी की और गोरखनाथ चतुर्वेदी जी की। ये एक्चुअली पुराना कलेवर है जो अब नया चेंज होके आया है। वो रेड कलर का है, आप लोगों ने देखा होगा इसका। पहले ये पुस्तक सबसे अच्छी पुस्तकों में से ये एक है। ये चक्रपाणी जी की आयुर्वेद दीपिका पर आधारित है। सबसे प्रामाणिक पुस्तक है। पीजी लेवल में इसी पुस्तक से ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं। पहले ये पुस्तक जब थी ना तो ये खुलती नहीं थी। अब इसका जो नया वर्जन आया है वो बहुत आसान है उसको यूज़ करना, इसलिए आजकल छात्र उससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। हम इन तीनों बुक्स को रेफ़र करके आपके लिए मटेरियल तैयार करके लाएंगे, फिर देखते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि चरक संहिता हमें है क्या। एक्चुअली चरक संहिता, इस पुस्तक को इतना, इसका मान सम्मान क्यों है, हर कोई इसकी प्रशंसा क्यों करते रहता है। चरक संहिता का परिचय देखते हुए सबसे पहले देखिए कि ये काय चिकित्सा का और आयुर्वेद का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। काय चिकित्सा मतलब, काय का अर्थ है शरीर यानी बॉडी, जो आपका शरीर है, बॉडी है, उसे काय कहते हैं। आगे चल के आप ये भी पढ़ेंगे कि काय को अग्नि कहते हैं और वो दूसरा है उसका पर्याय, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए काय मतलब शरीर और चिकित्सा मतलब ट्रीटमेंट। तो इसमें शरीर की चिकित्सा से संबंधित सारी चीज़ों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये बृहत्त्रयी में से एक है। बृहत्त्रयी यानी बृहद बड़ा और त्रयी मतलब 3, है ना। आयुर्वेद समझने के लिए बृहत्त्रयी 3 प्रामाणिक पुस्तकें हैं, संहिताएं हैं जिनको हम रेफ़र करते हैं। सबसे पहली चरक संहिता जो कि काय चिकित्सा प्रधान है यानी मेडिसिन प्रधान है। इसके बाद सुश्रुत संहिता जो कि शल्य प्रधान है। और तीसरा आचार्य वाग्भट कृत अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह, दोनों ही प्रयोग किया जाता है। अलग अलग आचार्य अलग अलग मानते हैं, ठीक है। आप अभी अब पहले अष्टांग संग्रह ज़्यादा पढ़ा जाता था, अब अष्टांग हृदय को समाहित कर लिया है हर जगह, तो अष्टांग हृदय का भी हम एक अलग सीरीज़ बनाएंगे। अब इस चरक संहिता में कुल 8 स्थान है। स्थान मतलब यूनिट्स, और उस 8 स्थान में 120 अध्याय, 120 चैप्टर्स का वर्णन किया गया है। हर अध्याय में कितने कितने चैप्टर्स हैं और एक एक जो स्थान है, जो यूनिट्स है, वो स्पेसिफिक किसी चीज़ से डील करती हैं, उसको आगे देखेंगे। अब ये चरक संहिता, इसका जो निर्माण है वो 3 स्तर पर हुआ है। इसको ध्यान से देखिए और समझिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चरक संहिता के उपदेष्टा जो है, इसमें जो वाक्य जो लिखे गए हैं, जो सारा इसमें हम पढ़ेंगे, वो पुनर्वसु आत्रेय जी का है। यानी पुनर्वसु आत्रेय जी के उपदेशों को, सूत्रों को इस चरक संहिता में निबद्ध किया गया है। ये निबद्ध किया किसने था? ये निबद्ध करने का काम अग्निवेश, आचार्य अग्निवेश जी ने 1000 ईसा पूर्व किया था। आज पुनर्वसु आत्रेय जी के सूत्रों को अग्निवेश ने, महर्षि अग्निवेश ने 1000 ईसा पूर्व यानी आज अभी क्या चल रहा है 2023, यानी 3023 साल पहले इसको
इनके सूत्रों को लेकर के अग्निवेश तंत्र की रचना की गई थी महर्षि अग्निवेश के द्वारा। उसके बाद आचार्य चरक, जो कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में आए, यानी आज से 2200 साल पहले आए, उन्होंने इसका प्रति संस्कार किया। क्योंकि आचार्य चरक जब थे तब अग्निवेश तंत्र अभी भी हमें प्राप्त नहीं होता है, अग्निवेश तंत्र प्रायः लुप्त है, उसके कुछ अंश कहीं कहीं मिलते हैं बस। तो आचार्य चरक ने उस अग्निवेश तंत्र को उस समय जितना भी उपलब्ध रहा होगा उसको लेकर के उन्होंने इस चरक संहिता का प्रति संस्कार किया, है ना। तो आचार्य चरक जो हैं वो प्रति संस्कर्ता कहलाते हैं चरक संहिता के, ठीक है। उपदेष्टा पुनर्वसु आत्रेय हैं और प्रथम कर्ता जो है वो अग्निवेश है। उसके बाद प्रति संस्कर्ता आचार्य चरक, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में इसका प्रति संस्कार किया। इसके बाद दृढ़बल, आचार्य दृढ़बल आते हैं, वो इसके संपूरक कहलाते हैं। दृढ़बल जो थे वो चौथी शताब्दी ईसा बाद आए, यानी अभी आज से 1600 साल पहले। आचार्य दृढ़बल उन्होंने जब चरक संहिता उठाई तो उन्हें चरक संहिता में कुछ अध्याय मिसिंग मिले। कुछ अध्याय मतलब कुल 41 अध्याय, है ना। तो इसीलिए उन्हें संपूरक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस 41 अध्याय को जोड़ करके चरक संहिता के 120 अध्याय को पूर्ण किया। तो इसमें से 17 चिकित्सा स्थान के अध्याय और 12 सिद्धि और कल्प स्थान के, इनको दृढ़बल जी ने पूर्ण किया। ये हमें बेसिक उसमें, चलिए अब चरक संहिता के संपूर्ण अध्यायों को समझते हैं कैसे, है ना। हमने पढ़ा कि इसमें 8 स्थान है और 30 अध्याय है, 120 अध्याय है, सॉरी। तो इनका कैसे वर्गीकरण है? सबसे पहले सूत्र स्थान, सूत्र स्थान में 30 अध्याय है। जो सूत्र स्थान है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें पूरे चरक संहिता का समझिए समरी को बताया गया है सूत्र स्थान में। तो सूत्र स्थान के 30 अध्यायों को 7 चतुष्क में बांटा जाता है। चतुष्क क्या होता है? 4 चैप्टर का एक यूनिट बना लिया जाता है, क्योंकि इनमें एक जैसे विषय, एक जैसे टॉपिक्स समझाए गए हैं, इसीलिए ये चतुष्क का निर्माण किया गया है। तो सबसे पहला जो चतुष्क है ना, वो है औसत चतुष्क, या इसको भेषज चतुष्क बोलते हैं, जिसमें द्रव्य जो औसत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इसके 4 चैप्टर यानी अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 4 तक, दीर्घजीवितिंग से लेकर के सर्ववेचन शताश्रुति अध्याय तक औसत चतुष्क कहलाता है। उसके बाद आ जाता है स्वस्थ चतुष्क। स्वस्थ चतुष्क में स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए उनका वर्णन किया गया है। और स्वस्थ चतुष्क 5वें अध्याय से लेकर के 8वें अध्याय तक को इन 4 को कहा जाता है। उसके बाद आता है निर्देश चतुष्क। निर्देश चतुष्क में 9वें अध्याय से 12वें अध्याय तक आता है। तत्पश्चात कल्पना चतुष्क आता है, जो 13वें अध्याय से शुरू होकर के 16वें अध्याय तक रहता है। उसके बाद रोग चतुष्क 17वें से 20वें तक, योजना चतुष्क 21वें से 24वें तक, और अन्नपान चतुष्क 25वें से 28 तक। अब इसके बाद जो 2 चैप्टर बच जाते हैं उनको समग्रद्वय कहा जाता है। 29 और 30 चैप्टर को समग्रद्वय कहा जाता है। ये हो गया सूत्र स्थान। अभी फर्स्ट प्रॉफ में आपको 12 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, यानी 3 चतुष्क, औसत चतुष्क, स्वस्थ चतुष्क और निर्देश चतुष्क। इसके बाद आता है निदान स्थान। निदान स्थान में हमें 8 अध्याय पढ़ने हैं। उसके बाद आता है निदान स्थान में जो रोगों के कारण है उनके बारे में वर्णन दिया गया है कि रोग क्यों उत्पन्न होते हैं। उसके बाद तीसरा स्थान है विमान स्थान। विमान स्थान में कुल 8 अध्याय है और विमान विशिष्टवान स्पेसिफिक परिमाण, हर चीज के मेजरमेंट से लेकर के वहाँ जो चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद चौथा स्थान है शारीर स्थान। शारीर स्थान में भी 8 स्थान बताए गए हैं। शारीर स्थान में
पूरा हमारा एनाटॉमिकल संरचना, हमारा पूरा गायनी, ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाता है। उसके बाद आता है इंद्रिय स्थान। ये इंद्रिय स्थान जो है, इंद्रिय स्थान में कुल 12 अध्यायों का वर्णन किया गया है और इंद्रिय स्थान में अरिष्ट लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है जो है चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय है, इसको पूरे विस्तार से पढ़ेंगे अपन। इसके बाद आता है कल्प स्थान। कल्प स्थान में ववन विरेचन के कल्पों का वर्णन किया गया है, वो 12 अध्याय में है। और आखिरी स्थान है सिद्धि स्थान। सिद्धि स्थान में पंचकर्म संबंधी संपूर्ण ज्ञान को दिया गया है। इस तरह से ये चरक संहिता 120 अध्यायों से बनी हुई पुस्तक है। आचार्य चरक के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार आचार्य चरक का नाम कपिस्थल चरक था। कपिस्थल उनके गांव का नाम था। ये गांव जो है कपिस्थल, ये इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच में स्थित है, छोटा सा गांव है। इनके पिताजी का नाम संभवतः विशुद्ध था और इनके गुरु का नाम विश्वामित्र था। कई बार पीजी में ये क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप सबका जानना बहुत जरूरी है। चरक संहिता की महिमा में 2 सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक हैं जिनके वर्णन के बिना चरक संहिता का आगे पाठ कंप्लीट नहीं होगा। सबसे पहला, निदाने माधव श्रेष्ठ सूत्र स्थाने तु वाग्भट्ट शारीरे सुश्रुतो श्रेष्ठ चरकस्तु चिकित्सते। अर्थात निदान अगर आपको पढ़ना है, निदान स्थान के बारे में जानकारी चाहिए, तो माधव निदान श्रेष्ठ पुस्तक है। अगर आप सूत्र स्थान पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए वाग्भट्ट श्रेष्ठ है सूत्र स्थान, शारीर स्थान सुश्रुत का श्रेष्ठ है और चिकित्सा स्थान चरक का श्रेष्ठ है। इससे आप यहाँ क्या बनने आए हैं? आप सब आयुर्वेद में एक चिकित्सक बनने आए हैं। और चिकित्सा स्थान किसका श्रेष्ठ है? चरक का। अर्थात इसीलिए चरक संहिता की सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जाती है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्ने हास्ति ना तत्क्वचित। ये चरक सिद्धि स्थान के जो 12वां स्थान है उसका 12वें चैप्टर का 54वां श्लोक है। इसमें कहा गया है कि जो यहाँ है, अर्थात जो विषय, जो टॉपिक चरक में पढ़ाए गए हैं वो आपको तदन्यत्र बाकी सब जगह मिलेंगे। और यन्ने हास्ति, जो यहाँ नहीं है, जो चरक संहिता में नहीं है, न तत्क्वचित, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये अपने आप में बताता है कि ये संहिता, चरक संहिता संपूर्ण है, आपको सारे विषय का इसमें मिलेगा। यहाँ पे जो आयुर्वेद, जो कि एक बहुत वृहद विज्ञान है, जो कि सीमा से परे है, उस विज्ञान को, संपूर्ण विज्ञान को यहाँ 8 अंगों में बांटा गया है। 8 अंग कौन कौन से हैं? आयुर्वेद के 8 अंग काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्टा, जरा और वृषान। आयुर्वेद को मुख्यतः इन 8 अंगों में बांटने से हमें इसके पढ़ने में और समझने में ज़्यादा आसानी होती है। और सबसे मुख्य बात, चिकित्सा करने में, काय मेडिसिन, पीडिया, है ना, और सर्जरी, सालाक्य, जेरिएट्रिक और जो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ये इस हिसाब से इन्होंने गायनी, ये सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। चरक संहिता के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। चरक संहिता जो मूल रूप में लिखी गई थी, उसकी संस्कृत जो है वो इतनी क्लिष्ट थी कि वो हमसे समझ में नहीं आएगा। वो अब अभी जैसा जैसे जनरेशन निकलता चला जा रहा है, हम लोग जो हिंदी बोलते हैं, शायद आप वो हिंदी नहीं बोलते हैं ना, आप लोग इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब जरा कल्पना कीजिए कि जब ये पुस्तक 3000 साल पहले लिखी गई थी, तो 3000 साल पहले कितनी शुद्ध संस्कृत चलती होगी। तो आचार्यों ने क्या किया कि जो श्लोक हैं, जो कि मूल संस्कृत है, उसको उन्होंने व्याख्या करके आसान संस्कृत में लिखा। और ये जो मूल संस्कृत, जो क्लिष्ट संस्कृत है, उसको आसान में जो किया गया है, उसको टीकाएं कही जाती हैं। और ये टीकाएं समय समय पे की गई है।
टीकाओं से अभी आप नहीं पढ़ेंगे, वो पीजी में पढ़ते हैं, पर उन्हीं टीकाओं को आधार लेकर के हिंदी व्याख्याकारों ने अभी वर्तमान में जो पुस्तकें निकाल रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उनका संकलन किया है। तो हमने जो चर्चा की थी कि आचार्य विद्याधर शुक्ल और रविदत्त त्रिपाठी जी की, आचार्य ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की और काशीनाथ शास्त्री एवं गोरखनाथ चतुर्वेदी जी की, ये सब हिंदी व्याख्याकार हैं। और इनका आधार क्या है? इन सब का आधार मुख्यतः ये टीकाएं हैं। तो हम इन टीकाओं को हल्का सा देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है चरक संहिता के वर्तमान कलेवर के लिए। तो सबसे पहली टीका भट्टार हरिश्चंद्र जी ने लिखी थी। इन्होंने चरक न्यास नाम से 6वीं शताब्दी में इस चरक न्यास का निर्माण किया था। उसके बाद स्वामी कुमार आते हैं, जिन्होंने चरक पंजिका का निर्माण किया। उसके बाद जेजट आते हैं, जिन्होंने निरंतर पद व्याख्या का निर्माण किया 9वीं शताब्दी में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये 6वीं, ये 9वीं शताब्दी है ना। और ये चक्रपाणी जी जो हैं, ये 11वीं शताब्दी के हैं। और वर्तमान में चक्रपाणी जी की टीका जो है आयुर्वेद दीपिका, ये सबसे ज़्यादा पढ़ी सुनी समझी जाती है। सारे हिंदी व्याख्याकार इसी के अनुसार उन्होंने पुस्तकों को बनाया है। इसके साथ साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, शिवदास सेन, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में चरक संहिता के ऊपर एक टीका लिखी, उसका नाम है चरक तत्व प्रदीपिका। इसके अलावा अन्य कई टीकाकार हुए हैं, कई व्याख्याकार हुए हैं, तो वो लंबी लिस्ट है, पर मुख्यतः ये हैं 4-5 जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। इसी के साथ साथ संस्कृत के अलावा हिंदी में भी और इस इंग्लिश में भी अब तो चरक का अनुवाद बहुत सारी विदेशी भाषाओं में भी हो गया है। पर अगर कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो जामनगर के बहुत सारे एडिशंस हैं, और एक कविराज रत्न जी की हैं, उनकी भी अच्छी है। इसी के साथ साथ एक प्रियव्रत शर्मा जी की भी चलती है इंग्लिश की। आपको कई बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। चेरी जी की कई ऑप्शंस हैं जो कि आप कंसल्ट कर सकते हैं।